इतिहास केवल युद्धों और राजाओं की कहानी नहीं होता, बल्कि सत्ता के उन अदृश्य नियमों की कहानी होता है जो हर दौर में, हर व्यवस्था में काम करते हैं। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वह दिखने में साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपा सत्य बेहद कठोर और वास्तविक है। नेवर आउटशाइन द मास्टर। यह विषय लिया गया है दुनिया की सबसे चर्चित और विवादित किताबों में से एक, द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीने। यह किताब हमें बताती है कि सत्ता कैसे काम करती है, लोग कैसे सोचते हैं और कैसे कभी कभी हमारी काबिलियत ही हमारे पतन का कारण बन जाती है। इस वीडियो में हम इतिहास के उदाहरणों के जरिए समझेंगे कि क्यों कई बेहद प्रतिभाशाली लोग सत्ता के शिखर तक पहुंचकर भी अचानक मिटा दिए गए और क्यों कुछ लोग चुपचाप बिना शोर किए ताकत के केंद्र में टिके रहे। अगर आपको इतिहास, सत्ता और मनोविज्ञान की ऐसी गहराई पसंद है तो हिस्टोरिक सागा चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस किताब के बाकी लॉज पर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर लिखें, आपकी राय ही अगली कहानी तय करेगी। सोचिए, इतिहास में सबसे घातक हथियार कौन सा रहा है? तलवार, जहर या कोई बड़ी साजिश? बिल्कुल नहीं। इतिहास में सबसे ज्यादा जाने जिस वजह से गई वो थी गलत जगह पर ज्यादा चमक जाना। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन सत्ता की दुनिया में यही सबसे बड़ा अपराध रहा है। राजाओं के दरबार से लेकर आज के कॉर्पोरेट ऑफिस तक एक नियम कभी नहीं बदला। ऊपर बैठा इंसान अपनी कुर्सी से ज्यादा अपनी श्रेष्ठता की रक्षा करता है। अगर उसे लगे कि कोई उसके सामने बड़ा दिखने लगा है तो वह व्यक्ति चाहे जितना भी वफादार क्यों न हो, खतरा बन जाता है। इसलिए सत्ता की दुनिया में सबसे पहला नियम है, अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। अब इस नियम को समझने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा। फ्रांस, 17वीं शताब्दी, साल 1661। यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश और उसका सबसे युवा राजा लुई 14, वह खुद को सन किंग कहता था, सूरज जिसके चारों तरफ पूरा देश घूमता है। लुई को पूरा भरोसा था कि फ्रांस की रोशनी उसी से है। उसका महल, उसका दरबार, उसकी शान, सब कुछ दुनिया में सबसे ऊपर। और उसी दरबार में था एक आदमी, निकोलस फुके। फुके कोई आम इंसान नहीं था, वह राजा का वित्त मंत्री था। बेहद बुद्धिमान, बेहद अमीर, कला, साहित्य और भव्यता का दीवाना। दरबार के लोग उसकी तारीफ करते थे, कलाकार उसकी छाया में जीते थे। उसे लगता था कि राजा उससे बहुत खुश है। फुके को यकीन था कि उसकी काबिलियत ही उसकी ताकत है। उसे लगा कि अगर वह राजा को दिखा दे कि वह कितना सक्षम है तो राजा उसे और ऊंचा उठा देगा। और यहीं से उसकी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। फुके ने राजा के सम्मान में एक दावत रखने का फैसला किया, लेकिन यह कोई साधारण दावत नहीं था, यह शक्ति का प्रदर्शन था। ऐसी दावत जैसे यूरोप ने पहले कभी नहीं देखी थी। एक भव्य महल, अद्भुत बगीचे, संगीत, नृत्य, नाटक, आतिशबाजी जो रात के आसमान को दिन बना दे। हर चीज इतनी शानदार कि लोग भूल गए कि वे किसके दरबार में हैं। मेहमान मंत्रमुग्ध थे। हर कोई कह रहा था, क्या शानदार इंसान है फुके, क्या शान है इसकी, क्या प्रभाव है इसका। लेकिन उसी भीड़ में एक चेहरा था जो मुस्कुरा नहीं रहा था। राजा लुई 14 सब कुछ देख रहा था और उसके भीतर कुछ टूट रहा था। उसे महसूस हुआ कि यह दावत उसकी नहीं, फुके की शक्ति दिखा रही है। यह महल उसके महल से ज्यादा भव्य लग रहा है। लोग उसकी ओर नहीं, फुके की ओर देख रहे हैं। एक राजा के लिए यह हार होती है। उस रात फुके को लगा कि उसने अपनी जगह पक्की कर ली है, लेकिन हकीकत यह थी कि उसने खुद पर सजा लिख दी थी। अगले ही दिन फुके को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। मुकदमा चला और वही इंसान जो कल तक सत्ता का सबसे ताकतवर चेहरा था, जिंदगी के अगले 20 साल एक अंधेरी जेल में अकेला सड़ता रहा। उसकी असली गलती क्या थी? चोरी नहीं, उसकी गलती थी राजा से ज्यादा चमक जाना, क्योंकि सत्ता में सूरज एक ही होता है। अब इसी नियम को समझने के लिए एक और कहानी। इटली, उसी दौर के आसपास एक वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली। दुनिया उन्हें आज महान वैज्ञानिक के रूप में जानती है, लेकिन गैलीलियो सिर्फ विज्ञान नहीं जानते थे, वे इंसानों को भी जानते थे। गैलीलियो समझ चुके थे कि ताकतवर लोग सच्चाई से ज्यादा अपनी महिमा चाहते हैं। उन्हें ज्ञान से नहीं, नाम से प्यार होता है। जब गैलीलियो ने ब्रह्मांड से जुड़े बड़े रहस्य खोजे तो उन्होंने
उन्हें अपनी महानता का प्रमाण नहीं बनाया। उन्होंने अपनी खोजों को अपने संरक्षकों की महानता से जोड़ दिया। उन्होंने कहा, ये तारे मेरे नहीं हैं, ये मेरे शासकों की महिमा का प्रमाण है। उन्होंने अपनी खोजों को इस तरह पेश किया कि शासक खुद को ब्रह्मांड से जुड़ा महसूस करने लगा। नतीजा, गैलीलियो को सम्मान मिला, सुरक्षा मिली, आर्थिक स्थिरता मिली। उन्होंने खुद को नहीं चमकाया, उन्होंने अपने मालिक को चमकाया, और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। इतिहास हमें दो रास्ते दिखाता है। एक रास्ता फुके का है, काबिल लेकिन अहंकार से टकराने वाला। दूसरा रास्ता गैलीलियो का है, प्रतिभाशाली लेकिन समझदार। एक ने खुद को सूरज बनाने की कोशिश की, दूसरे ने दूसरों को सूरज बना दिया। अब सवाल यह है, क्या यह नियम आज भी लागू होता है? बिल्कुल होता है। आज का ऑफिस भी एक दरबार है, आज का बॉस भी एक राजा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज ताज की जगह कुर्सी है। अगर आप हर मीटिंग में सबसे ज्यादा बोलते हैं, अगर हर समस्या का हल सिर्फ आपके पास होता है, अगर लोग आपके नाम की तारीफ ज्यादा करने लगते हैं, तो धीरे धीरे आप खतरा बनने लगते हैं। क्योंकि असुरक्षित बॉस सबसे खतरनाक बॉस होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी काबिलियत छुपा ले, इसका मतलब यह भी नहीं कि आप कमजोर बन जाएं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी प्रतिभा को रणनीति से इस्तेमाल करें। अच्छा आइडिया हो तो ऐसे पेश करें जैसे आपको ऊपर से प्रेरणा मिली हो। समाधान पता हो तो पहले मार्गदर्शन मांगे। लोगों को महसूस होने दे कि वे आपके विकास का कारण हैं, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग सबसे ज्यादा खुश तब होते हैं जब वे खुद को निर्माता समझते हैं। यह नियम कड़वा है लेकिन सच है। सत्ता नैतिक नहीं होती, सत्ता मनोवैज्ञानिक होती है। इतिहास में न जाने कितने लोग सिर्फ इसलिए मिटा दिए गए क्योंकि उनकी जिंदगी किसी और की चमक कम कर रही थी। प्रतिभा अगर समझदारी के बिना हो तो वरदान नहीं, सजा बन जाती है। लेकिन याद रखिए, यह रणनीति हमेशा के लिए नहीं होती। जब आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं, जब लोग आपको जरूरत समझने लगते हैं, जब आप खतरा नहीं संपत्ति बन जाते हैं, तब आपकी चमक अपने आप दिखाई देने लगती है। और तब वही लोग जिनकी चमक आपने बढ़ाई थी आपको ऊपर उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उस समय आप उनके लिए जरूरत बन चुके होते हैं। सत्ता की दुनिया में सूरज एक ही होता है, बाकी सितारे उसी की रोशनी से चमकते हैं। जो यह भूल जाता है वह इतिहास में चेतावनी बन जाता है, और जो यह समझ जाता है वह इतिहास में अमर हो जाता है।